dear students, my well-wishers, my viewers and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Saraf. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th. जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाया था और इंग्लिश में वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, द रूल्स ऑफ द रोड, रिटन बाय A.G. गार्डिनर. जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद वाला हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासरूम में चलते हैं और क्लासरूम में जाकर बैठते हैं और आमने सामने बुक्स को रख के लाइन बाय लाइन आगे हम लोग बढ़ाते हैं. चलिए. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम. चलिए हम लोग आज का जो अध्याय है, जो लेसन है, वो है द रूल्स ऑफ द रोड. तो स्टैंडर्ड 11th के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे क्लास में ज्वाइन है, सबको मैं बता रहा हूं ये जो रूल्स ऑफ द रोड जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसका आगे का हिस्सा हम लोग लेकर चलेंगे, यानी स्टैंडर्ड 7 से चलेंगे. द रूल्स ऑफ द रोड इज रिटन बाय A.G. गार्डिनर. A.G. गार्डिनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. ठीक है. एंड रूल्स ऑफ द रोड यानी रास्ते में चलने के लिए एक नियम चाहिए. वो रास्ता सिर्फ हमारा सड़क नहीं, जीवन के रास्ते, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जीवन के हर क्षण हमारे कुछ नियमावली है जिसको हमें पालन करके आगे चलना पड़ता है. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भद्दा नजर आते हैं, बेवकूफ नजर आते हैं. यही यहां पर राइटर ने दर्शाया है. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जो स्टैंजा 7 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet. And that is what I didn't get. For at the next station in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. Pompous voice. Pompous मतलब आडंबरपूर्ण, यानी कि बहुत कुछ जिसको दिखावटी ऐसा कहा जाता है. तो pompous voice में वो बात करने लगा. क्या है देखिए, यानी but when you are reading a thing as a task, जब आप क्या करते हो, जब आप कोई भी काम को मतलब एक टास्क के रूप में, जब आप मतलब काम के लिए पढ़ रहे हो, कोई टास्क काम मतलब काम करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको यथोचित शांति की आवश्यकता होती है. तब आपको लगता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से उस काम को पूरा करें, कोई ऐसे जगह बैठे जहां हमको बिल्कुल शांत वातावरण हो मिले. और ये मुझे प्राप्त नहीं हुई. और यहां राइटर का क्या कहना है, यू नीड रीजनेबल क्वाइट. आप चाहते हो कि वहां शांत परिवेश आपको मिले. एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट गेट. और वो मुझे वहां नहीं मिला. कहां पर? रेलवे के जो डब्बा था वहां पर. फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम ए कपल ऑफ मैन, यानी वहां पर क्या हुआ, क्योंकि अगले स्टेशन पे ही कुछ कपल ऑफ मैन, कुछ ऐसे दो चार लोग जो है, कपल जोड़ा जिसको कहा जाए, लोग अंदर आए गाड़ी के अंदर, डब्बे के अंदर. One of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. और उनमें से एक जो है वो बहुत ही अपने मित्र से जो बात कर रहा था, बहुत ही लाउड था, बहुत तेजी से और आडंबरपूर्ण, यानी कुछ दिखावटी, कुछ ऐसा बोल रहा था. तो उसका आवाज जो है कान में आ रहा था मेरा. राइटर कह रहे और ऐसा ध्वनि मतलब हो रहा था समस्त यात्रा में. मतलब क्या है, एक आडंबरपूर्ण जिसको कहा जाए, एक माहौल बना रहा था. लग रहा है कुछ ऐसा चीज आसपास गूंज रहा है सामने. राइटर ऐसा कह रहे हैं कि देखिए कैसा होता है. As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his sons in war, and his criticism of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job. यानी मैं काम में मन नहीं लगा पा रहा था. क्या बोल रहे हैं देखिए क्या होता है. तो वो समस्त यात्रा में इस तरीके से बात कर रहा था. जब मैं धाराओं और भागों से जूझ रहा था, यानी मैं देख रहा था, अपना क्लॉज देख रहा था, जो मैं, क्योंकि मैं ब्लू बुक लेकर पढ़ रहा था, ऑफिस की किताबें थे मेरे पास, और जब मैं उसको लेकर पढ़ रहा था तो मैं हर सेक्शंस को पढ़ रहा था, धारा को, क्लॉज को, नियमावली को पढ़ रहा था वहां से. और उस वक्त मैं उसके साथ जूझ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी. इतना आसपास नॉइजी वातावरण था. उसकी आवाज आंधी की भांति उठी. ये जो लाइक अ गेल मतलब आधी तूफान की तरह, तेज हवा की तरह उठ रहा था. मतलब लग रहा था कान के चारों मतलब बगल से वो आवाज निकलता जा रहा है. एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, और वो जो अपना परिवार का इतिहास बताने लगा वहां, जो वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि मेरा कार्य में ध्यान लगाए. हम चाह रहे थे कि मैं अपना कार्य की तरफ अपना ध्यान लगाए, उसके साथ मतलब न्याय करे.
लेकिन वो बार बार क्या हो रहा था, वहां वो टूट रहा था मेरा, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा था, बैठ के बात जो कर रहा था, मेरा ध्यान उसके तरफ चला जा रहा था। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, उसके परिवार का जो इतिहास था जो वो बोल रहा था, उस तरफ मेरा ध्यान उधर चला जा रहा था। युद्ध में उसके बेटे के कारनामों, सेनापतियों और राजनेताओं की आलोचना के नीचे डूब गया। वो जो वहां बात कर रहा था, वहां पर द डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वॉर, कैसे वो अपना बेटा युद्ध में, उसका बेटा क्या काम किया था। एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल्स, वहां जो सेना प्रधान जो थे उसका, उसके बारे में समालोचना कर रहा था वो बैठ के। एंड द पॉलिटिशियंस, और जो राजनेताएं थे उनके बारे में वो जिक्र कर रहा था, चर्चा कर रहा था। तो मेरा ध्यान चारों तरफ से क्या, उसके वो पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही डूब जा रहा था। यानी सबमर्ज माय पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माय जॉब, मैं बार बार ध्यान लाने का कोशिश कर रहा था अपने काम की तरफ, लेकिन मेरा ध्यान किधर चला जा रहा था, इन्हीं सब चीज में जाकर डूब जा रहा था। सबमर्ज, डूबना। आई शट अप द ब्लू बुक, मैंने अपना ब्लू बुक को बंद कर दिया गुस्से से। एंड उसके बाद क्या हो गया, बंद कर दिया और खिड़की से बाहर, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बाहर खिड़की के बाहर मैं झांकने लगा, देखने लगा। एंड लिसनड वेरीली व्हाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन विथ थीम्स लाइक दीज, और वहां पर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा, उसका आवाज जो है गरज रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे कानों में आके वो ठहर रहा है उसका आवाज। और जिसका विषय कुछ इस प्रकार का था। किस तरह का था, इस तरह का मतलब, नाउ व्हाट द फ्रेंच ऑट टू हैव डन, मतलब फ्रेंच को यानी फ्रांस जो है उसको क्या करना चाहिए था, ये बात वो कह रहा था। एंड देखिए, मतलब while the voice thundered on with things like these, उसका आवाज मेरे कानों को आकर ऐसे थंडर लग रहा है कि उसमें वज्रपात हो रहा है। एंड नाउ व्हाट द फ्रेंच ऑट टू हैव डन, फ्रेंच यानी फरासी, फ्रांस क्या, मतलब उसे क्या करना चाहिए था। द मिस्टेक द जर्मन्स मेड, और जर्मन्स ने, जर्मन वो क्या गलतियां मतलब कर ली, कौन सी गलतियां उनसे हो गई, ये सब आलोचनाएं जो था ये मेरे कान में आ रहा था। या फिर इफ ओनली Asquith had you know the short stuff, I had it all before, oh so often, it was like a barrel organ groaning out some uninteresting song of long ago। यानी वो इस तरह की बातें कर रहा था जैसे if only Asquith, Asquith का मतलब है ब्रिटिश स्टेट्समैन जिसको कहा जाए, कोई ब्रिटिश स्टेट्समैन के बारे में बात हो रही थी, इन लॉर्ड्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनके बारे में बात करने लगे वो। इफ ओनली एस्क्विथ हैड यू नो द शॉर्ट स्टफ, यानी कहने का यदि एस्क्विथ ऐसा करता, एस्क्विथ ऐसा करता, आप इस प्रकार की बातों को जानते ही हो। वो इस तरह की छोटे छोटे बातों को टुकड़े टुकड़े में कह रहा था अपने दोस्त से। मैंने ये पहले कई बार सुना था, ये बैरल ऑर्गन की भांति था जिसमें कोई अरुचिकर पुराना गीत जैसे लग रहा है सिसकियां भर रही थी। यानी बैरल ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरह का, मतलब जिसको कहा जाए कि जिस गाने से, जिसके स्वर से, सुर से मुझे कुछ मतलब मन नहीं मोह रहा था, मेरा मुझे इरिटेशन हो रहा था अंदर ही अंदर, और पुराना कोई धूल लगातार बड़बड़ा रहा था, ये मुझे यानी बोर्डम मुझे फील हो रहा था। राइटर कह रहे, If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare to say, तो अब राइटर यहां फील कर रहे हैं कि यदि मैं उससे कहता कि कृपया अपनी आवाज मध्यम करो तो मुझे विश्वास है, तो मुझे क्या लगता, मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त अगर मैं कुछ उसे बोल देता तो I dare to say he would have thought I was a very rude fellow। और अगर मैं ऐसा उसे बोल देता कि भाई अपना आवाज थोड़ा सा धीमा करो, मध्यम करो या नीचा करो, दबाओ अपना आवाज, मेरे कानों में चुभ रहा है, तो मुझे लगा कि मैं अगर ऐसा बोलूं तो शायद वो मुझे ऐसा समझे कि मैं थोड़ा उदंड होकर बोल रहा हूं। It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him। और उसे इसलिए, मतलब उसे ये ना सूझा कभी, मतलब वो चूंकि बड़बड़ा रहा था, ऐसे बातें कर रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं सूझा कि किसी को उसकी बातें सुनने में अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी करना हो सकता था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई अगल बगल में सब निठल्ला बैठा हुआ है, कोई जो वहां बैठ के कोई काम करे ऐसा उसे महसूस नहीं हो रहा था, वो अपने बात में मगन था। And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had thanks to him। और मुझे ऐसा लग रहा था जब मतलब मैं डिब्बे से बाहर आया तो मुझे विश्वास हो गया था कि उनकी कृपा से सबकी यात्रा ज्ञानवर्धक मतलब रही थी। ये राइटर कह रहे हैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से।
कि इतना ज्ञान वो बैठे बैठे वहां भर रहा था, सबको दे रहा था मुफ्त में। तो राइटर कह रहे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गाड़ी से बाहर आया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जितने यात्री उस वक्त थे सबको शायद बहुत ज्ञान मिला होगा वहां बैठे बैठे, और हैड ए वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी। और ये बहुत ही इल्यूमिनेटिंग जर्नी मतलब जिसको ज्ञानवर्धक यात्रा कहा जाए, यानी पूरा ज्ञान लेते लेते हमारी यात्रा खत्म हुई, यहां आकर हम लोग पहुंचे। A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. दूसरों के अधिकारों और भावनाओं की और उचित ध्यान देना, उनकी भावनाओं की ओर ध्यान देना यानी उचित ध्यान देना जो है सामाजिक आचरण का ही आधार होता है। अब देखिए राइटर इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, हम लोग देखें कितने बार जब हम लोग जर्नी करते हैं कहीं जाते हैं तो बगल वाले कोई लोग बैठे हुए और अननेसेसरी अपनी निजी कोई बात को लेकर, वो जो बाकी लोगों के लिए शायद वो अनइंटरेस्टेड हो, उसमें कोई रुचिकर बात नहीं हो, वो इतना बकबक करता रहेगा पूरी यात्रा, जैसा लगता है कि वो कान को ही खा जाएगा, पूरी आवाज उसका ही गूंजता रहेगा और बहुत बोर्डम फील होता है, लगता है कि सारा जो जितने भी लोग हैं वहां यात्री बैठे हुए सब उनका ज्ञान ले रहा है, उनसे सुन रहा है। और वो बहुत ऐसे यात्री मिल जाता है चलते चलते, हम लोग देखें अक्सर। तो यही राइटर बोल रहे हैं कि जबकि उसे ऐसा सोचना चाहिए कि अगल बगल जितने भी लोग बैठे हुए हैं ऐसा हो कि हम कुछ ऐसा आचरण करें जिससे सबकी यात्रा सुविधापूर्ण रहे, आराम से पूरी हो। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. यानी मेरा विश्वास है कि छोटे लोग और शांत लोग जो भी बैठे रहते हैं वहां के अधिकारों की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की। राइटर कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग वहां चल रहे हैं भले वो चुपचाप बैठे हों या मतलब कुछ नहीं कह रहे हों, उनकी कुछ कहना नहीं, लेकिन हमें जो लोग हम यात्रा कर रहे हैं या जो इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि भाई ये जो है उनके अधिकार भी उतनी महत्वपूर्ण है, उनको मतलब जितने लोग शांत बैठे हुए उनकी शांति भंग ना हो, ये सोचना भी एक मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसकी निजी जिम्मेदारी है कि उसके स्वाधीनता बर्बाद नहीं हो। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। When I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, जब कभी मैं सुनता हूं जो कोई परेशान करने वाला हॉर्न बजाता है, गाड़ी में चलने वाले लोग जानबूझकर बजाते रहता है, तो मुझे इतना ही क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस वक्त। And I can confess that I feel something boiling up in me which is very like what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium. ठीक उतना ही गुस्सा मुझे क्रोध आता है जितना मुझे तब अनुभव हुआ जब जर्मनी आक्रमणकारी घौंसिये के भांति बेल्जियम को रौंदने गए थे, यानी जब वो बेल्जियम के प्रति अत्याचार कर रहा था। तो इस तरह का भावना मुझे उस वक्त फील होता है जब कोई अन्य सी रोड पे चलने वाला व्यक्ति बेवजह गाड़ी का हॉर्न कस कस के बजाते रहता है। उस वक्त कैसा लगता है, लगता है कि कोई जबरदस्ती किसी की आजादी, किसी का गला घोंट रहा है चलने के लिए। तो बहुत मतलब एक जिसको कहा जाए भयावह, बहुत ही मतलब खराब स्थिति उस वक्त पैदा हो जाती है। बाय व्हाट राइट माय डियर सर, अब देखिए जनाब आप किस अधिकार से डू यू गो अलोंग आवर हाईवे अटरिंग दैट हिडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पेड योर पाथ, यानी किस अधिकार से सड़क पर उन सबको कोसते चले हो जो आपके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। अब ये देखिए राइटर अपने आप में कह रहे हैं कि जनाब आप किस अधिकार से सड़क पर उन सबको कोसते चले जा रहे हो जो कि आपके रास्ते में रुकावट बनते आ रहे हैं। Cannot you announce your coming like a gentleman? Cannot you take your turn? अब देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप अपने आगमन की घोषणा भद्र पुरुष की भांति नहीं कर सकते। राइटर कह रहे हैं कि आप जो चल रहे हो, जा रहे हो, ये जो पीछे से लगातार हॉर्न बजा रहे हो या बहुत आवाज कर रहे हो या किसी की स्वाधीनता भंग कर रहे हो या इस तरह का अभद्र आचरण कर रहे हो या कभी डब्बे में या सड़क पर या कहीं भी, तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप भद्र पुरुष की भांति क्या अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते हो या अपने सड़क पार नहीं कर सकते हो, चल नहीं सकते हो, क्या आप अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो। इतना हड़बड़ी क्यों है। कभी कभी हम लोग अक्सर देखते हैं कैनॉट यू टेक योर टर्न, ऐसा लगता है कि हम रास्ते में चल रहे हैं या स्कूटर में हो, गाड़ी में हो, बगल वाले आदमी इतना तेजी से भाग रहा है जैसे उसे किसी को पकड़ना है।
तो भाई सबका अपना अपना एक टर्न है, एक जो आगे चल रहा है लेट हिम गो, उसके आगे जाने दो, मैं उसके पीछे चल रहा हूं, वो उसके पीछे चल रहा है। लेकिन ये हड़बड़ी क्यों, इस तरह का घुसपैठी क्यों, जिससे कुछ अराजकता फैल जाए, जिससे कुछ मुसीबत आ जाए, हंगामा फैल जाए। तो आज के लिए इतना ही, ये जो हम लोग देखें यहां पर इस चीज को खत्म कर रहे हैं इस क्लास में, फिर हम लोग आगे आएंगे, फिर नेक्स्ट जो जितना बचा हुआ हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, द रूल्स ऑफ द रोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रूल्स ऑफ द रोड मतलब रास्ते में चलने का एक तरीका, नियम, नियमावली, है ना। वो सिर्फ रोड पर चलने वाली नहीं, पूरे जीवन की कहानी बताया जा रहा है। यानी देखिए, कभी वो रेल के डब्बे में उस बात को देख रहे हैं, कभी सड़क पार करते हुए देख रहे हैं। तो अननेसरी कभी कभी जो चीजें होती है ना, जो नहीं होनी चाहिए, या होने से उसकी खूबसूरती जो है वो बर्बाद हो जाती है, आजादी छिन जाती है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये नियमावली जो है, हर जो सज्जन पुरुष हैं, जो हम सिविलियंस हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए चलते चलते फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं और मित्र हैं जो अभी फिलहाल मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाए, इससे लाभान्वित हो। ठीक है, टेक केयर एंड ऑलवेज फोकस टू योर टारगेट। हमेशा जो टारगेट है उस पर ध्यान रखिए, 75% एंड अबव, डोंट फॉरगेट इट। अपना पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।